गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, यूएस और ईरान के बीच में फाइनली एक डील यहाँ पर बन चुकी है। अभी यहाँ पर पूरी डिटेल्स इस डील की नहीं आई हैं। अभी प्रिलिमिनरी डील ही यहाँ पे हुई है, पर उसके अंतर्गत ये अग्री कर गया है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ओपन किया जाएगा। अब आप लोग जानते हैं काफी लंबे टाइम से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज थी वो ओपन नहीं थी प्रॉपरली, राइट। यूएस की तरफ से भी ब्लॉकेड था, ईरान भी बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे क्रिएट कर रहा था। अब फाइनली जाकर यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा, तो उससे दुनिया भर के अंदर जो अलग अलग इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की जो सप्लाई थी जो रुकी हुई थी, अब यहाँ पर वो जा पाएगी। हालांकि जो वेसल्स हैं अभी भी थोड़ा कॉशियस हैं, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर बहुत सारी वेसल्स के ऊपर अटैक देखने को मिले थे, तो अभी भी उनके अंदर अभी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस से एक युद्ध स्टार्ट हो जाए। तो फाइनली 19 जून को यहाँ पर ये डील है इन पर्सन, यानी कि जो लोग हैं यहाँ पे मिलेंगे और इस डील को यहाँ पे साइन करेंगे। पर हाँ, इतना जरूर है कि युद्ध अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, ब्लॉकेड यहाँ पे हट जाएंगे। एंड इसके अलावा ईरान के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस लगे हुए थे, जो उनका जो पैसा है वो फ्रीज हुआ था, उनके एसेट यहाँ पे फ्रीज हो रखे थे, वो भी यहाँ पे रिलीज होंगे। पर कितनी मात्रा में होंगे उसको हमें यहाँ पे आने वाले डेज के अंदर यहाँ पे पता लगेगा। बट आपको एक चीज पता होगी कि कुछ दिन पहले ही यूएस मिसाइल स्ट्राइक्स यहाँ पे हुई 3 मर्चेंट वेसल्स के ऊपर, बल्कि मल्टीपल मर्चेंट वेसल्स के ऊपर अटैक हुई हैं। पर 3 ऐसे मर्चेंट वेसल्स थी जहां पर आपको इंडियन क्रू आपको देखने को मिलता है। इन मर्चेंट वेसल का नाम था मैरीवेक्स, सेटल बेलो एंड आपका जालवीर। अब ये जो 3 वेसल्स थी ना, इनमें खासकर अगर मैं बात करूं, जो सेटल वेलो वाली जो आपकी मर्चेंट वेसल थी, इसमें 3 भारतीय लोग जो थे वो यहाँ पे मारे गए। अब ये बहुत ही दुखद घटना है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट पता क्या है कि कोई भी शिप कहीं से कहीं जाती है, उसमें अलग अलग देश के लोग होते हैं, कुछ इंडियंस भी उनमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ, यूएस मिसाइल ने पता क्या किया, उसको यहाँ पर ये लगा कि ये जो पर्टिकुलर वेसल्स हैं ये कुछ इस प्रकार का तेल लेकर जा रही हैं ईरान का, जिसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर वेसल ने सैंक्शन का वायलेशन किया है। समझे मेरी बात को? ये डील तो अभी कल हुई है, ये मुद्दा उससे पहले का है, डील होने से कुछ दिन पहले। तो उससे क्या हुआ कि 3 लोगों की, भारतीय लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई। तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा एक दुखद घटना हमें यहाँ पे इंडियंस के लिए यहाँ पे देखने को मिली। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर ये कौन सी देश की शिप्स थी? एक्चुअली ना ये है फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस। इसका क्या अर्थ होता है? देखो पॉइंट पता क्या है कि मान लो एक शिप किसी XYZ देश की है, मान लो इंडिया की एक शिप है। अब ये हो सकता है कि बंदा ये भारतीय हो, बट ये पता है इसको इंडिया में रजिस्टर ना करे। हो सकता है ये इसको रजिस्टर करे मान लो पैनमा में। पॉइंट आता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैनमा में जो टैक्स है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हैं ना, वो शिप्स को किसी दूसरे देश के अंदर यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, ताकि वहाँ कम टैक्स की वजह से उनको बेनिफिट हो, रेगुलेशंस वहाँ पे कम हो और खर्चा उसको ऑपरेट करने का कम आए। तो जैसे पनामा, लाइबेरिया, मार्शल आइलैंड, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर अपनी शिप्स को रजिस्टर करवाते हैं। पर इनमें फायदा तो डेफिनेटली हो जाता है उनको कि टैक्स वगैरह कम देना पड़ता है, पर नुकसान पता क्या हो जाता है कि इनके ऊपर हमें यहाँ पे निगरानी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पर यही हुआ कि जो वेसल्स थी ये सारी क्या थी, ये फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस वेसल्स थी। अब इसमें समझ ही नहीं आया कि कौन से देश की ये शिप है, क्योंकि रजिस्टर कहीं और करवा रखा है किसी और देश की। समझे मेरी बात को? तो इसके ऊपर सेफ्टी को, लेबर स्टैंडर्ड्स को, एनवायरमेंट कंप्लायंस को, इन सब चीजों को मॉनिटर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी बीच में ये केस जब हमें देखने को मिला, तो फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस जो वर्ड है वो यहाँ पे न्यूज में आया। अब भारत देखो अलग अलग इनिशिएटिव्स के माध्यम से कोशिश करता है कि अपने जो लोग हैं हम उनको बचाएं। जैसे आपको ना ऑपरेशन संकल्प याद होगा। देखो पहली चीज तो अंडरस्टैंड करो, ऑपरेशन संकल्प कोई नया ऑपरेशन नहीं है। 2019 2019 के अंदर ही भारत ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया था। उस टाइम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर थोड़े इश्यूज आए थे, अलग अलग ट्रेड रूट्स इफेक्ट हुए थे। तो उस टाइम भारत ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था 2019 में, और तब से ये ऑन गोइंग ही है, हमें मदद करता है। इंडियन नेवी ने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था ताकि पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर भारत के वेसल्स को सेफ पैसेज यहाँ पे मिल पाए। इसके अलावा हमने एक सेंटर स्टैब्लिश किया है, IFC-IOR, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। इसको 2018 में स्टैब्लिश किया गया था भारतीय नेवी के द्वारा, ताकि हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है, जानकारी है, वो दूसरे देशों के साथ यहाँ पे शेयर कर पाएं। फिर हमारा सागर डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडियन ओशन रीजन को कैसे आपका सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल बनाने की यहाँ पे बात करता है।
तो बहुत सारे भारत के इनिशिएटिव्स चलते हैं। बाकी दुनिया भर की अगर हम बात करें तो वहाँ आपको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO देखने को मिल जाएगा। ये यूएन की एजेंसी है जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे काम करती है। इसी तरह से आपको यूएन क्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज आपको देखने को मिलता है, जो कि पूरी दुनिया के अंतर्गत कहाँ पर इंटरनेशनल वाटर्स हैं, कहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे गवर्न करना यूएन क्लॉज की यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये कुछ बातें थी अभी जो यहाँ पे अटैक हुआ और यूएस ईरान के बीच में अभी जो डील हुई है, जिसके बारे में हमें सबको पता होना चाहिए। दोस्तों डेट है आज की 16 जून 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों कल रात लगभग 9 साढ़े 9 का वक्त था, उस टाइम प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आया, राइट। एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, बट ऑन द अदर हैंड काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए। अब देखो जिन्होंने तो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया प्रीलिम्स को, उनको तो ढेर सारी बधाई, राइट। अब देखो आगे और मेहनत करने का वक्त है आप सबके लिए। लगभग 65 दिन ही बचे हुए हैं क्योंकि 21 अगस्त से आपका मेंस का एग्ज़ाम है, राइट। तो कम दिन है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी आपको यहाँ पे इन अगले 65 दिनों के अंदर, ताकि अच्छे से आप मेंस को क्लियर कर पाओ। ठीक है, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हुई तो आप मेरे से रीच आउट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड जिन बच्चों का इस बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, देखो दो चीज़ें हैं अब यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपने ठीक ठाक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, आपकी ठीक ठाक तैयारी हो चुकी है और आपको लगता है कि यार अब टाइम आ चुका है अपने प्लान बी की तरफ मूव करने का, तो डेफिनेटली आप कोई प्लान बी देख सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग जो आपको लगे। हो सकता है कोई बच्चे ग्रेजुएशन में उनका जो सब्जेक्ट था उसको परस्यू कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग मास्टर्स वगैरह हो सकते हैं, किसी ने यूजीसी नेट हो सकता है क्लियर किया हो, तो वो आगे अपने प्रोफेसरशिप की तरफ यहाँ पे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कुछ अन्य एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है ना। बट एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो भी आप प्लान बी की तरफ जाओ, थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से जाना। इसका मैं मीनिंग आपको हल्का सा समझा देता हूँ। देखो आई नो आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम, बट मुझे लगा समझाना यहाँ ज़रूरी है। जैसे कई बच्चे ना मुझे मैसेजेस कर रहे थे कल रात भी और उससे पहले भी इनफैक्ट, कि सर मैं सोच रहा हूँ आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर लूँ। देखो डेफिनेटली आरबीआई एक बहुत ही अच्छा ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है नो डाउट, और काफ़ी अच्छी पोस्टिंग होती है। पर पॉइंट पता क्या है, इस स्टूडेंट से जब मैंने बात करी तो मैंने ये समझा कि इस बच्चे को सी सेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब क्वांट, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह बिल्कुल इनका अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम फाइनेंस, एचआर इसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। तो मैंने उस स्टूडेंट को ये समझाया कि देखो यार, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करते हो, पहले तो उसमें भी सिलेक्शन रेशो कम है, और दूसरा इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट नहीं है। तो भले ही आप इसको प्लान बी बोल रहे हो, पर ये प्लान बी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मांगेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, जिसमें आपके सब्जेक्ट आपके ठीक-ठाक हैं, आई थिंक वो ज़्यादा आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें सक्सेस रेशो कम है या फिर आपकी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट जाता है, वो आपके लिए प्लान बी नहीं शायद उतना अच्छे से वर्क करे। समझे मेरी बात को? तो अपने-अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने बोला कि ये एग्ज़ाम देना है तो मैं भी दे देता हूँ। ठीक है ना? आप देखो कि हाँ, क्या आप स्टेट पीसीएस की तरफ जाना आपके लिए ठीक बैठ रहा है, उसका सिलेबस समझो, उस एग्ज़ाम को समझो, उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स को समझो, अपने आप को असेस करो। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, मेरी अलग है, आपकी अलग है, तीसरे बंदे की अलग होंगी। अगर आप एक ऐसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ है, वहाँ पर आपके सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो प्लान बी जो भी चुनना है ना, बहुत ध्यान से देखना जो भी आप डिसाइड कर रहे हो। इट कुड बी एनीथिंग बट इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है? इंटरेस्ट और जिसमें आप अच्छे हो। बाकी जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, 2027 का जो लोग सोच रहे हैं, देखो मैंने ना कुछ दिन पहले, आई थिंक 4-5 दिन पहले ही एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था, जिसमें मैंने कुछ लर्निंग्स बात की थी कि क्या लर्निंग्स हो सकती हैं 2027 के अटेम्प्ट के लिए। तो प्लीज़ एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखना। इसी चैनल पे, एक्सटेंडेड चैनल के ऊपर मैंने डाला हुआ है। तो एक बार आप उसको देखना। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स कि कैसे हम सीख सकते हैं अगले साल के लिए, क्या चीज़ें हमें अपनी स्ट्रेटजी के अंदर बदलाव करनी है, उसके रिगार्डिंग 4-5 दिन पहले ही वीडियो बनाया था मैंने। वीडियोज़ में, एक्सटेंडेड चैनल पे आपको वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर आप देखना, राइट? तो बाकी यही बात थी। बाकी जो स्टूडेंट्स अब मेंस देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए हमारा जो सृजन मेंस प्रोग्राम है वो तो है ही है, ठीक है। पिछले कई सालों के अंदर बहुत ही शानदार जो रिजल्ट है वो सृजन मेंस प्रोग्राम से यहाँ पे आया है। एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। हमारे फैकल्टीज आपको इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं वो एक बार रिवाइज करवा देंगे। उसके साथ साथ हम आपकी जो रेगुलर बेसिस के ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी, आप अपने आंसर्स देंगे, हमारी टीम उनको चेक करेगी, और यहाँ पर आपको जो मेंटोरशिप है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे रैंक होल्डर्स होंगे जो आपको यहाँ पे मेंटोर करेंगे,
ठीक है। बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं पिछले साल के जो आपको यहाँ पे गाइड करते रहेंगे। हमारी स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप टीम है जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू दिया है, वो आपके आंसर्स को इवेल्युएट करेंगे, आपको जहां पर भी दिक्कत आएगी हर एक चीज आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका क्यूआर कोड भी मेंशन्ड है और इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इस प्रोग्राम के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक छोटा सा डेटा सेट ही था आज के न्यूज़पेपर के अंदर। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, हर महीने हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा आता है, हमने कितने डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, वो सारा डेटा आता है। इस बार ना मई 2026 का हमारे सामने जो डेटा आया है वो एक्सपोर्ट्स के अंदर अभी तक का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है। मई 2026 में हमने 45 बिलियन डॉलर के गुड्स, ये सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूँ, गुड्स मतलब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आज तक के सबसे हाईएस्ट आए हैं मई 2026 में, दैट इज 45 बिलियन डॉलर। अगर आप इसको पिछले साल से कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर ये 18% हायर देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर नंबर 38 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो हमारे गुड्स एक्सपोर्ट्स तो काफी तेजी से इंक्रीज हुए हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट अगर हम बात करें, भारत का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके सामने कितना इंपोर्ट है। हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली कम है। तो अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो वो 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा क्रॉस कर चुका है इन द मंथ ऑफ मई 2026, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है, राइट। इसमें गुड्स भी हमने ज्यादा इंपोर्ट करी है पहले के मुकाबले, सर्विसेज भी ज्यादा इंपोर्ट करी हैं, इसीलिए हमारा इंपोर्ट बिल आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। वैसे ये महीने महीने के आंकड़े आपको इतने याद नहीं करने होते, बट क्योंकि मई के अंदर अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर आया है, इसीलिए थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है मोहनजोदारोस डांसिंग गर्ल। दोस्तों पिछले साल 2025 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल। उसे पूछा गया था कि जो मोहनजोदारो में आपको डांसिंग गर्ल देखने को मिलती है वो किस मेटल की है, तो आंसर इज वेरी सिंपल, इट वाज ब्रोंज। तो ब्रोंज की आपको ये फिगर आपको देखने को मिल जाएगी डांसिंग गर्ल, और ये लगभग 2500 बीसी, बेसिकली जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन का आपका टाइम है 2500 से 1800 बीसी के आसपास का, तो उस टाइम की ही आपको ये डांसिंग गर्ल देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा मैं आऊंगा करंट अफेयर्स क्यों है ये न्यूज़ के अंदर, पर उससे पहले थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये जो स्कल्पचर आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है ना, ये दरअसल में 1926 के अंदर हमें एक्सकवेट हुआ था। कहाँ पर, मोहनजोदारो में, जो कि आज के समय पाकिस्तान के अंदर है। अब इसको ना अर्नस्ट मैकाई के द्वारा यहाँ पे एक्सकवेट किया गया था, मतलब इसको जमीन से निकाला गया था और मोहनजोदारो का एचआर एरिया से निकाला गया था। ये एचआर एरिया क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर ना जो मोहनजोदारो को पूरा का पूरा यहाँ पे काम किया गया, उनका वो देखा गया था हेरोल्ड हार्ग्रीव्स के नाम के ऊपर। इन्होंने यहाँ पे पूरा इसको एक्सकवेट किया था, उन्हीं के नाम के ऊपर उस एरिया का नाम रख दिया गया है एचआर एरिया, राइट। अब अगर हम आज की बात करें तो देखो आज़ादी जब हुई, ठीक है, 1947 में जब देश का बंटवारा भी हुआ, तो उसके बाद से ये जो आपका डांसिंग गर्ल है ना, ये इंडिया को मिल गया। तो आज के समय नई दिल्ली का जो नेशनल म्यूजियम है वहां पर आपको मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल देखने को मिल जाती है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, आपने अपने हिस्ट्री बुक्स के अंदर पढ़ा हुआ होगा कि जो आपका मोम होता है ना, उसको पिघला कर फिर बाद में उसके अंदर आपका जो मेटल है डाला जाता है। तो इस केस में आपका कॉपर अलॉय जो ब्रोंज है वो यहाँ पे डाला गया था और उसके माध्यम से इसको बनाया गया है। अब इस पिक्चर में अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो एक तो आप नोटिस कर पाओ इसकी जो बाजू में ना आपको बहुत सारी बैंगल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है बैंगल्स का। दूसरी बात, अगर आप इसके फेस की तरफ आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो फेस में भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही शानदार जो फेशियल फीचर्स हैं यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जो पीछे बाल है वो यहाँ पे बांधे हुए हैं, ठीक है, तो बहुत ही शानदार एक स्किल है। तो आर्टिस्टिकली अगर हम बात करेंगे ना तो ये 10.5 सेंटीमीटर टॉल आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड एक नेकलेस भी और पेंडेंट यहाँ पे आप पिक्चर में देख पाओगे, यहाँ पर आपको नेकलेस और पेंडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये तो सारी बातें आपने आई एम श्योर अपने स्टैटिक के अंदर पढ़ी होंगी। बट अभी कंट्रोवर्सी होगी है इसके रिगार्डिंग। क्या कंट्रोवर्सी होगी है, कंट्रोवर्सी है ये। क्या मतलब, देखो पॉइंट पता क्या है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक तो आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी और एक क्लास 9 की एनसीईआरटी, दोनों जगह में आपको ब्रोंज गर्ल ये जो आपका है इसका आपको मेंशन मिल जाता है, ठीक है। अब क्लास 6 की एनसीईआरटी के अंदर जो पिक्चर इस्तेमाल हुई है वो ये इस्तेमाल हुई है, पर क्लास 9 की एनसीईआरटी में जो पिक्चर इस्तेमाल हुई है वो ये जो न्यू वाली एनसीईआरटी है ना उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगी। अब सवाल आता है दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पर आपको एक कवरिंग आपको एक तरह की देखने को मिल जाएगी, जैसे एक ब्लैक कपड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसी एक कवरिंग यहाँ पे कर दी गई है। अब क्वेश्चन आता है क्यों। देखो इसके रिगार्डिंग ना किसी ने कोई प्रॉपर जवाब यहाँ पे नहीं दिया,
पर ऐसा माना जा रहा है कि क्लास 9th की जब एनसीईआरटी रिवाइज हो रही थी तो उसके अंदर सोचा गया कि यार यहाँ पर ये जो पिक्चर है ना, इसमें जो महिला है उसको थोड़ा न्यूड फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। तो उस चीज को हटाने के लिए कि यार कहीं बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े, बच्चे इस चीज को देखेंगे, थोड़ा बुरा उनको ना लगे इस चीज के रिगार्डिंग, तो हमारी जो एनसीईआरटी की रिवीजन जो करी गई उसके अंदर इसके ऊपर कपड़ा यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लगा दिया गया। तो इसके ऊपर फिर बहुत ज्यादा बवाल हुआ, तो फाइनली जाकर एनसीईआरटी ने बोला है कि नहीं नहीं हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे। इनफैक्ट क्लास 6 के टाइम भी देखो ये वाला बवाल हुआ था, बट एनसीईआरटी ने यहाँ पर बैकलैश के बाद यहाँ पर यू टर्न ले लिया है। अब यही वाला पिक्चर जो है आपको एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों के से सवाल पूछे गए कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब जो एक्चुअल है हमें उसको दिखाना चाहिए, आप ऐसे कुछ भी यहाँ पे चेंज करके दिखा दोगे क्या। तो इसके ऊपर ठीक है एनसीईआरटी ने बोला है कि ठीक है हम यहाँ पे करेक्शन इसके रिगार्डिंग हम कर रहे हैं, अगला जो वर्जन आएगा उसके अंदर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा। पर एक चीज क्लियर नहीं हो पा रही अभी भी कि भाई क्लास 6 के अंदर आपने पिक्चर ऐसे ही रहने दी, क्लास 9 के अंदर चेंज कर दी। तो इसके ऊपर क्लास 6 जो रिवाइज कर रहे थे ना उनको भी बोला गया था कि आप देखो यार इसको अगर हम चेंज कर पाए, क्योंकि ये सूटेबल नहीं लग रहा बच्चों के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हिस्ट्री के अंदर ये सब चीजें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो क्लास 6 वालों ने चेंज नहीं किया था, तो क्लास 9 वालों ने चेंज कर दिया था। अब वापस इसको यहाँ पे बैकलैश फेस करने का वापस इसको बदलाव किया जा रहा है। तो कंट्रोवर्सी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसका स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, वो हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज इनिशिएटिव फॉर लखपति दीदी। देखो लखपति दीदी का आप मीनिंग समझते होंगे। बेसिकली लखपति दीदी का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऐसी मेंबर जो साल के अंदर कम से कम 1 लाख रुपया यहाँ पे कमाए। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम यहाँ पर देश भर के अंदर 6 करोड़ लखपति दीदी यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, कि मतलब ना बेसिकली महिलाओं को भी हम एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, ताकि उनके भी रोजगार वो रोजगार उनको यहाँ पे मिले, एक तरह से खुद यहाँ पे कोई चीजें बनाएं एंड उसके माध्यम से उनकी इनकम भी यहाँ पे जनरेट हो। ठीक है, अब इसके लिए सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंतर्गत बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारे लखपति दीदी के लिए अनाउंस किए हैं। क्या इनिशिएटिव्स हैं ये? देखो पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर शी मार्ट्स बनेंगे। शी मार्ट्स क्या है? सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्केटिंग एवेन्यूज फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे 700 शी मार्ट्स बनेंगे। मतलब मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एरिया बना दिया जाएगा यहाँ पे, जहां पे एक तरफ से मंडी नहीं होती, वहां मंडी नहीं एक एग्जीबिशन लगेगा। जो महिला लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहां पर उन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाए, जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा, कई बार वो बैग्स बनाती हैं, है ना, कई बार कोई और प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे एक मार्केट एक्सेस यहाँ पे मिल पाएगा इन शी मार्ट्स के माध्यम से। इसके अलावा आपको डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने ना अमेजॉन फुलफिलमेंट सेंटर के बारे में सुना होगा। अमेजॉन पता क्या करता है, एक जगह के ऊपर उसके पास पूरा का पूरा यहाँ पे कलेक्शन पड़ा रहता है काफी सारी चीजों का, जो भी उनके प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से वो स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब चीजें देखते हैं। तो ऐसा ही हम यहाँ पे शी मार्ट्स के लिए या लखपति दीदी के लिए यहाँ पे बनाएंगे, इनके प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे होगा। उसके अलावा इनके लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेंगे, जहां पर कैसे अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है, इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके अंदर महिला एंटरप्रेन्योर्स की मदद करेंगे। इसके अलावा ई सरस जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है वो एक तरह की मार्केट प्लेस का काम करेगा। मार्केट प्लेस मतलब जैसे आप ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से चीजें खरीद लेते हो ना, तो उसी तरह से आप यहाँ पर लखपति दीदी के प्रोडक्ट भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद पाओगे, जैसे बिल्कुल आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कुछ भी खरीद लेते हो। इसके अलावा एक सरस आजीविका ब्रांड यहाँ पे इनका बनेगा। बेसिकली इनको ना ब्रांडिंग करी जा रही है, इनके जो भी प्रोडक्ट होंगे वो सरस आजीविका ब्रांड के नाम से यहाँ पे बनते होंगे। तो लोग भी सोचेंगे हाँ यार हम लोग कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसके थ्रू अच्छे प्रोडक्ट्स भी हमको मिल रहे हैं और महिलाओं का हम एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस वजह से यहाँ पे करी जा रही हैं। तो जो लखपति दीदी वाली स्कीम थी 2023 में यहाँ पे लॉन्च हुई थी, ताकि महिलाओं की यहाँ पे हम इनकम जो है यहाँ पे बढ़ा पाएं, और उसी में बहुत सारे नए नए फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, सो दैट इस चीज को हम यहाँ पे और इम्प्रूव कर पाए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस। अब थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाना चाहता हूँ, फिर आएंगे कि ये क्या है ग्लोबल कोएलिशन। देखो 1919 की बात है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918। उस टाइम उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के अंतर्गत ही फॉर्मेशन हुआ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक यूएन की स्पेशलाइज संस्था है जो बात करती है कि लेबर राइट्स यहाँ पे होने चाहिए, उनको सोशल जस्टिस यहाँ पे मिलना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे याद रखना कि ये एक तरह की ट्राईपार्टाइट अथॉरिटी है। ट्राईपार्टाइट का मतलब यहाँ पर आपको 3 पार्टीज देखने को मिल जाएंगी।
एक है सरकारें, एक है एम्प्लॉयर्स, एक है आपके वर्कर्स। तो तीन पार्टीज यहाँ पे आती हैं, साथ में मिलकर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करती हैं कि लोगों के लिए जो लेबर राइट्स हैं उनको हम कैसे बेहतर करें। तो इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसी आईएलओ के द्वारा 2023 के अंदर ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस यहाँ पे बनाया गया था, जहां पर सरकारें, सिविल सोसाइटी, बिजनेसेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई, ताकि सोशल जस्टिस हम यहाँ पे प्रमोट कर पाए। आपस में कौन कौन सी पॉलिसीज हैं उनको हम साथ में यहाँ पे मिल पाएं, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो और सोशल जस्टिस भी यहाँ पे मिल पाए। तो इसका फोकस क्या है ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस का? एक है इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करना, फिर हमारे वर्कर्स के लिए सेफ्टी नेट इंश्योर करना, लेबर राइट्स उनको यहाँ पे मिलना, उसके अलावा जो बिजनेसेस हैं उनकी प्रैक्टिसेस कि कैसे बिजनेस करना है, उसमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए और वर्कर्स का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाए। तो इस तरह से दुनिया भर के अंदर हम आपस में कोलैबोरेट करेंगे और इस तरह से जो भी लेबर की समस्याएं हैं हम उनको ठीक कर पाएंगे। इसके लिए 2023 के अंदर आईएलओ के द्वारा ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस यहाँ पे बनाया गया था। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पर इसकी मीटिंग थी। कहाँ पर इसकी मीटिंग थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस। अब यहाँ पर भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। एंड इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बाइंडिंग स्टैंडर्ड आया है गिग वर्कर्स के लिए। अब आप लोग नोटिस करते हो ना, जैसे आपके जोमेटो, स्विगी, इनके जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, या फिर इवन अगर मैं बात करूं इसके अलावा आपके ओला, उबर, इनके जो अलग अलग आपके ड्राइवर्स होते हैं उनको बहुत सारे राइट्स नहीं मिलते। तो यहाँ पर इसी चीज को इंश्योर करने के लिए कि इनके अच्छी सैलरी मिले, गिग वर्कर्स को उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उनको सोशल बेनिफिट भी मिले, इसीलिए आईएलओ ने पहली बार बाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड इन गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पे लेकर आया है। तो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। तो कल को आपको गिग इकोनॉमी के अंदर आता है क्वेश्चन मेंस के अंदर, वहां पर भी आप इस स्टेप का मेंशन कर सकते हो, क्योंकि पहली बार एक बाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड आईएलओ के द्वारा यहाँ पे दिया गया है गिग वर्कर्स के लिए। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक हमारे सामने है इंडियन स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिटी सीड बैंक। अब सबसे पहले तो एक काम करो, आप समझो सीड बैंक का मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सीड बैंक। देखो, ऐसा समझो कि एक ना हमने स्टोरेज सिस्टम बना लिया, उसमें हमने जो सीड्स हैं उनको हमने स्टोर कर लिया। सवाल आता है हम सीड को स्टोर क्यों करना चाहते हैं? देखो, हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल इंडिजिनियस सीड्स होते हैं, जैसे आपकी मिलेट्स हो गया, पल्सेस हो गया, लोकल राइस हो गया। अब हम चाहते हैं इनको हम प्रोटेक्ट करें, इनको सीड्स को बचा के रखें, आपस में शेयर करें, उनको हम रीयूज करें। इससे पता क्या होता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रमोट होती है, हमारी जो रेयर क्रॉप वैरायटीज हैं वो डिसअपियर नहीं होती। लोकल सीड्स हमें मदद करते हैं, कभी सूखा पड़े, कभी फ्लड्स आए, उनको टैकल करने के लिए। किसानों को भी एक तरह से कॉर्पोरेट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, तो कॉर्पोरेट से ऊपर भी उनकी जो निर्भरता है वो कम हो जाती है और फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर स्टोर तो हमें करना है, तो स्टोर कैसे करेंगे? भाई एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। इसीलिए हमारा जो स्टैंडर्ड कम्युनिटी सीड बैंक का जो स्टैंडर्ड है वो आ चुका है, विच इज नथिंग IS 20201 2026। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने कम्युनिटी सीड बैंक के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क यहाँ पे दिया है। किसने दिया ये स्टैंडर्ड? आपका BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है। अब इसके माध्यम से होगा यही कि हमारे सीड्स को कैसे स्टोर करना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे लेबल करना है, कैसे उनकी क्वालिटी प्योरिटी इंश्योर करनी है, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन होने हैं, कैसे सीड्स को हम सेफली एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज को हम कैसे साइंटिफिक मेथड के साथ इंटीग्रेट करें। हर एक चीज यहाँ पर इस स्टैंडर्ड के माध्यम से यहाँ पे बताई जा रही है। तो हर चीज स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, क्वालिटी अब यहाँ पे अच्छी हो जाएगी हर एक चीज की। और एक्चुअली ना ये डिसेंट्रलाइज लेवल के ऊपर होगा, मतलब गांव गांव के अंदर ये चीज हम यहाँ पे कर पाएंगे, तो लोकल लेवल के ऊपर हम यहाँ पे रिपोजिटरी को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो यही सारे फायदे हैं। किसने किया है ये? BIS के द्वारा। देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर भी यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछा था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत यहाँ पे काम करता है, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्ड देना, उनकी क्वालिटी इंश्योर करना, ये इसी का यहाँ पे काम होता है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि हमने BIS एक्ट के माध्यम से बनाया था, बट आगे जाके हमने इसको रिप्लेस किया विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बताता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, प्रोडक्ट को सर्टिफाई करता है क्वालिटी के बेसिस के ऊपर। हॉलमार्क, जैसे आपने देखा होगा ना गोल्ड और सिल्वर के ऊपर,
आप देखते हो ना कि गोल्ड असली है नहीं है, तो बोलते हैं ना हॉलमार्क होगा वहाँ पे, ठीक है। तो उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे ये चीज़ों को यहाँ पे सर्टिफाई करता है। तो जैसे आपका आईएसआई मार्क होता है, ये भी क्वालिटी के लिए होता है। बीआईएस हॉलमार्क आपका गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के लिए होता है। इको मार्क या इकोलॉजिकल मार्क, ये बात करता है उन प्रोडक्ट्स की जिनका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफ़ी कम होता है, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे होता है आपका एग मार्क, एग्रीकल्चर मार्केटिंग मार्क, ये बात करता है एग्रीकल्चर क्वालिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के रिगार्डिंग। फिर होता है आपका फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क, ये आपके प्रोसेस्ड फूड के लिए यहाँ पे उनकी क्वालिटी को इंश्योर करता है। तो ये सारी चीज़ें, इवन आपका एफएसएसएआई लोगो जो है कि कैसा आपका खाने का स्टैंडर्ड क्या है, वो चीज़ें हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, ये हर एक चीज़ जो आपकी है वो आपकी बीआईएस के द्वारा ही यहाँ पे देखी जाती है। और बीआईएस का जो इनिशिएटिव है जो सीड बैंक के लिए लिया जा रहा है, इसके माध्यम से होगा यही कि हमारा जो एसडीजी गोल 2 है जीरो हंगर का, हम उसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इवन हमारा एक एक्ट है प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इन चीज़ों को भी प्रमोट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे सीड्स की वैरायटी सेव रहेगी तो उससे बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे प्रमोट होती है और किसानों को भी अब आराम से यहाँ पे सीड्स वगैरह यहाँ पे मुहैया हो जाएंगे। तो इस वजह से ये दोनों को ये प्रमोट कर रहा है, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, मतलब सैटरडे होमवर्क दिया था, एक था इंडिया नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म के बारे में। तो यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, हम दोनों देशों ने मिलकर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया है, दैट इज ट्रू। रोम स्टैट्यूट की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो आईसीसी है वो इसके माध्यम से बनाया गया है, तो सेकंड इज रॉन्ग। बाकी थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।